देखिए आगे बात करते हैं अनुच्छेद 25 के बारे में। देखिए अनुच्छेद 25 के बारे में हम बात करें तो देखिए मैंने आपको बताया था कि 25 से 28 तक जो दिया हुआ है वो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। तो अनुच्छेद 25 में दिया गया है वो दिया गया है अंतःकरण की स्वतंत्रता। क्या दिया गया है भाई अनुच्छेद 25 में? अंतःकरण की स्वतंत्रता। अब देखिए दो प्रकार से, जैसे कि मान लीजिए आप एक बात अगर कहें कि जैसे मान लीजिए आप किसी धर्म को अपनाया है आपने, या आप किसी भी धर्म के हैं तो आप क्या कर सकते हैं, दूसरे धर्म में जा सकते हैं। तो क्या हो सकता है इसमें? धर्म परिवर्तन करने का अधिकार, धर्म परिवर्तन करने का अधिकार। मतलब कि आपको यह अधिकार है कि आप किसी भी धर्म में धर्म को ग्रहण कर सकते हैं, किसी भी धर्म का परिवर्तन कर सकते हैं। आप जैसे कि मान लीजिए आप मुस्लिम हैं, आप हिंदू हो सकते हैं, सिख हैं, ईसाई हो सकते हैं, जो भी आप चाहें आप वह बन सकते हैं। मतलब कि आप कोई भी धर्म को अपना सकते हैं, किसी भी धर्म को परिवर्तित कर सकते हैं। तो धर्म परिवर्तित करने का अधिकार। उसके बाद देखिए जिस धर्म को जिस धर्म को आपने ग्रहण किया है, उसका प्रचार प्रसार करने का अधिकार, उसका प्रचार प्रसार करने का अधिकार। आप उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं, यह आपको अधिकार है, क्योंकि अंतःकरण की स्वतंत्रता है अनुच्छेद 25 के तहत। और आप अपने अनुसार धर्म का परिवर्तन कर सकते हैं, मतलब धर्म परिवर्तन कर सकते हैं, आप किसी भी धर्म को अपना सकते हैं। तो धर्म परिवर्तित करने का अधिकार या धर्म परिवर्तित करने का अधिकार। उसके बाद जिस धर्म को आपने ग्रहण किया है उसका प्रचार प्रसार करने का अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 25 में। अब बात करते हैं अनुच्छेद 26 की। देखिए अनुच्छेद 26 में क्या दिया गया है, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई भी धर्म है तो आप उसके विषय में धार्मिक संस्था बनाने का अधिकार। आपको अनुच्छेद 26 के अनुसार आप किसी भी धर्म के हो, आपको धार्मिक संस्था बनाने का अधिकार है अनुच्छेद 26 के द्वारा। अनुच्छेद 27 के तहत अनुच्छेद 27 कहता है कि आपको जितने भी ये धार्मिक संस्थान हैं तो धार्मिक संस्थानों को कर में छूट, धार्मिक संस्थानों को कर में छूट, कर मतलब कि टैक्स में छूट, मतलब कि सभी का धर्म है, धार्मिक संस्थान है, उनको कर में छूट दी जाएगी। अनुच्छेद 27 इस बात को कहता है। ठीक है, आगे देखिए अनुच्छेद 28। अनुच्छेद 28 की अगर हम बात करें तो देखिए अनुच्छेद 28 में कहा गया है कि आपको, जैसे कि मान लीजिए आप बालक हैं, छोटे हैं, तो आपको जिस धर्म की भी शिक्षा दी जाएगी या जिस धर्म की शिक्षा आपको दी जानी है, जब तक आप वयस्क नहीं हो जाते तब तक उस शिक्षा को देने के लिए आपके अभिभावक तय करेंगे कि आपको किस धर्म की शिक्षा दी जाएगी। तो अनुच्छेद 28 कहता है कि जब तक कोई बालक वयस्क नहीं हो जाता है तब तक उसको किस धर्म की शिक्षा दी जाएगी
ये उसके अभिभावक तय करेंगे। कौन तय करेगा? उसके अभिभावक तय करेंगे कि उसको किस धर्म की शिक्षा दी जाएगी, और तब तक जब तक कि वह वयस्क नहीं हो जाता। उसके बाद जिस धर्म की भी शिक्षा दी जानी है वह खुद स्वयं उसको अधिकार मिल जाएगा वयस्क होने के बाद। वो चाहे आप किसी भी धर्म को ग्रहण कर ले, किसी भी धर्म का परिवर्तन कर ले, किसी भी धर्म की शिक्षा ले, मगर वयस्क होने तक उसको किस धर्म की शिक्षा दी जानी है यह उसके अभिभावक तय करेंगे। यह दिया गया है अनुच्छेद 28 के तहत। मतलब कि जब तक वो जवान ना हो जाए, जब तक वो वयस्क ना हो जाए, तब तक उसको किस धर्म की शिक्षा दी जानी है, किस धर्म की नहीं दी जानी, ये उसके अभिभावक तय करेंगे। ठीक है, देखिए अनुच्छेद 29 और 30 अनुच्छेद 29 और 30। देखिए अनुच्छेद 29 और 30 कहते हैं अल्पसंख्यकों की भाषा, संस्कृति और धर्म संबंधी अधिकार। ये दिया गया है अनुच्छेद 29 और 30 में। अब देखिए अनुच्छेद 29 और 30 में कहा है अल्पसंख्यक। हम आपको बता देते हैं पहले अल्पसंख्यक क्या होते हैं। अल्पसंख्यक देखिए जिनकी संख्या पूरे देश में 20% से कम हो, 20% से कम। ठीक है, तो उनको क्या कहा जाता है? अल्पसंख्यक कहा जाता है। जिनकी संख्या देश के अंदर या पूरी जनसंख्या में 20% से कम हो उन्हें क्या कहा जाता है? अल्पसंख्यक कहा जाता है। अब देखिए अल्पसंख्यक कौन कौन से हैं, जैसे कि मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन और बौद्ध। ये क्या है? ये हमारे यहां अल्पसंख्यक हैं क्योंकि इनकी संख्या जो है वो 20% से कम है। हमारी पूरी जनसंख्या का 20% से कम है इनकी जनसंख्या की, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन और बौद्ध। तो इसलिए ये जो सारे के सारे हैं धर्म, ये अल्पसंख्यक हैं, या इनकी जो संख्या है वो क्या है? हमारे यहाँ पर अल्पसंख्यक है। ठीक है, ये क्या है? अल्पसंख्यक है जिनकी संख्या 20% से कम है। ठीक, किनकी? मुस्लिमों की भी, सिखों की भी, ईसाइयों की, पारसियों की भी, जैन की भी और बौद्ध की। ठीक है, इनकी संख्या क्या है? 20% से कम है, इसलिए इनको कहा जाता है अल्पसंख्यक। अब देखिए आगे अनुच्छेद 29 क्या कहता है? ये कहता है कि अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार, मतलब अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार है अल्पसंख्यकों को। और किस अनुच्छेद के तहत है? अनुच्छेद 29 के तहत वह अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को संरक्षण दे सकते हैं, उसको सुरक्षित रख सकते हैं। यह दिया गया है अनुच्छेद 29 के तहत। ठीक है, सभी अल्पसंख्यकों को। देखिए अनुच्छेद 30 क्या कहता है कि अल्पसंख्यकों को अपने भाषा व धार्मिक संस्था बनाने का, भाषा व धर्म के आधार पर, ऐसे नहीं, भाषा व धर्म के आधार पर अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा व धर्म के आधार पर संस्था बनाने का अधिकार, यह किसके तहत दिया गया है?
अनुच्छेद 30 के तहत अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा व धर्म के आधार पर संस्था बनाने का अधिकार दिया गया है, केवल अल्पसंख्यकों को। ठीक है, तो वो किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? अनुच्छेद 30 के तहत। किसके तहत दिया गया है? अनुच्छेद 30 के तहत केवल अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा और धर्म के आधार पर संस्था बनाने का अधिकार है। आगे देखिए हम बात करते हैं अनुच्छेद 31 की। तो देखिए अनुच्छेद 31 में क्या था? संपत्ति का अधिकार। क्या था? संपत्ति का अधिकार, जिसको अब क्या कर दिया गया है? समाप्त कर दिया गया है। देखिए समाप्त कर दिया गया। 44वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। और देखिए रखा कहां गया है? कहां रखा है? भाग 12 और अनुच्छेद 301 या 300 कैब कहां रखा गया? यहां से हटाने के बाद अनुच्छेद 300 कैब भाग 12 के अंदर रखा गया है संपत्ति के अधिकार को। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट हम बात करते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 32 में। अब देखिए संवैधानिक उपचारों का अधिकार की अगर हम बात करें तो देखिए इसमें क्या होता है? इसमें 5 प्रकार की रिट जारी की जाती है। 5 प्रकार की रिट। अब देखिए 5 प्रकार की रिट की अगर हम बात करें तो देखिए 5 प्रकार की रिट जारी कौन कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत करता है? तो 32 के तहत। हाई कोर्ट की अगर हम बात करें तो 226 के तहत। किसके तहत? 226 अनुच्छेद के तहत हाई कोर्ट जारी करता है 5 प्रकार की रिट। अगर देखिए मैं आपको इसके बारे में आगे बताऊं तो देखिए B.R. अम्बेडकर जी ने इसको क्या कहा है? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को इसको कहा है संविधान की आत्मा व हृदय। संविधान की आत्मा व हृदय कहा है किसने? B.R. अम्बेडकर जी ने। यह कहा है कि संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है वो संविधान की आत्मा है, वह संविधान का हृदय है। अब देखिए आगे हम इसको आपको 5 प्रकार की रिट के बारे में बताते हैं जो अनुच्छेद 32 के तहत और अनुच्छेद 226 के तहत दी गई है। देखिए बात करते हैं पहली रिट के बारे में। देखिए पहली रिट है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण अगर मैं आपको बताऊं इसके बारे में तो देखिए इसका तात्पर्य, इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब है व्यक्ति की सीधी स्वतंत्रता से। किससे है? व्यक्ति की सीधे स्वतंत्रता से। अब देखिए कैसे? बंदी मतलब कैदी। देखिए कैदी जो होता है, जो जिसको बंदी बनाया जाएगा, तो उसके बारे में क्या है? इसमें स्वतंत्रता दी गई है। क्या दी गई है? देखिए कि बंदी को सशरीर न्यायालय में पेश किया जाएगा। ठीक है, यह कहा गया है बंदी प्रत्यक्षीकरण में कि यदि किसी व्यक्ति को बंदी बनाया जाता है तो उस बंदी को सशरीर न्यायालय में पेश किया जाएगा। यह रिट कहती है बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो ये किससे संबंधित हो गई? व्यक्ति की सीधी स्वतंत्रता से संबंधित हो गई हमारी बंदी प्रत्यक्षीकरण। अब सशरीर का मतलब यह है कि व्यक्ति को आप ऐसा नहीं है कि आपने मान लीजिए उसको कैद किया और कैद करने के बाद आप उसको जेल में रखा, मतलब जेल में तो कैद किया जाता है, आपने उसको क्या किया? उसका हाथ काट दिया, उसका पैर काट दिया, तब उसको न्यायालय के अंदर पेश करें, ऐसा नहीं है। या उसको आप मार दिया उसने, किसी ने भी, उसको तब पेश किया जा रहा है, ऐसा नहीं है। उसको सशरीर मतलब कि जीवित बिल्कुल सही शरीर से उसको पेश किया जाएगा न्यायालय के अंदर। ठीक है, यह कहता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। आगे देखिए परमादेश।
परमादेश का मतलब क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता है तो उसका कर्तव्य उसे बताने के लिए यह रिट जारी की जाती है। अब देखिए कैसे, मान लीजिए आप कहीं पर गए, कोई अधिकारी है, मतलब सरकारी व्यक्ति, कोई व्यक्ति मतलब सरकारी व्यक्ति है, सरकार से ही जो सरकारी व्यक्ति होते हैं उन्हीं पर लागू होती है, किसी निजी व्यक्ति पर नहीं। ठीक है, अब देखिए मैं आपको बताऊं इसकी कंडीशन, पहले मैं आपको इसको समझा देता हूं। देखिए जब कोई व्यक्ति मान लीजिए अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता है, सरकारी व्यक्ति, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर आप एक लेखपाल मान लीजिए, अगर लेखपाल अपने कर्तव्य का पालन नहीं करेगा, ठीक है, तो क्या होगा कि उसका उच्च अधिकारी से, चाहे वो कहे कि हाँ आप शिकायत करें उच्च अधिकारी से जाकर के सर वो अपने अधिकारों का पालन नहीं कर रहा है। अगर मान लीजिए वो अधिकारी नहीं सुनता है तो आप उससे बड़े से जाकर के कहेंगे, वो भी नहीं सुनता है तो तब आप क्या कहेंगे कि आप न्यायालय में पेश अपनी दरख्वास्त देंगे, या आप न्यायालय से गुजारिश करेंगे कि सर ऐसे ऐसे वह व्यक्ति है, वह अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा है, वह हमारी बात नहीं मान रहा है। तो उस स्थिति में यह न्यायालय के द्वारा रिट जारी की जाती है, परमादेश, जो उस व्यक्ति को, उस सरकारी व्यक्ति को याद दिलाती है कि उसका कर्तव्य क्या है, उसको इस कर्तव्य का पालन करना है। ठीक है, अब देखिए इसके अपवाद भी हैं। अपवाद, अब देखिए अपवाद कौन कौन है, राष्ट्रपति, राज्यपाल और निजी क्षेत्र का व्यक्ति। निजी क्षेत्र मतलब जो अपना स्वयं का जिसका कार्य हो, ठीक है, उसको क्या है, कोई भी ये रिट जारी नहीं कर सकता न्यायालय, मतलब जिसका खुद का अपना निजी क्षेत्र, जैसे कि खुद की मान लीजिए प्राइवेट कंपनी या कुछ भी हो, वहां पर अगर मान लीजिए या कोई भी उसकी प्राइवेट संस्था है, मान लीजिए वो अपने अधिकार से कोई काम नहीं कर रहा है, तो ये रिट उसके लिए जारी नहीं की जाएगी जो निजी व्यक्ति है। ठीक है, उसके बाद राज्यपाल के लिए है रिट जारी नहीं होती है। मान लीजिए आप राज्यपाल कोई कार्य नहीं कर रहा है तो आप उसके लिए परमादेश जारी नहीं करा सकते न्यायालय से। उसके बाद राष्ट्रपति के लिए भी ये रिट जारी नहीं की जा सकती है, कौन सी, परमादेश। आगे देखिए नेक्स्ट, प्रतिषेध। देखिए प्रतिषेध का मतलब क्या होता है, रोकना, मतलब उसको किसी भी चीज को, मान लीजिए आप कोई कार्य करना चाहते हैं तो उसको उसके अधिकार के अंदर रोकना ही प्रतिषेध कहलाता है। अब जैसे देखिए मानिए आपको मैं बता देता हूं, जब यह रिट ऊपरी न्यायालय के द्वारा निचले न्यायालयों को उनके क्षेत्र अधिकार का उल्लंघन न करने के लिए जारी की जाती है। देखिए यह रिट जो है ऊपरी न्यायालय के द्वारा निचले न्यायालयों को उनके क्षेत्र अधिकार का उल्लंघन न करने के लिए जारी की जाती है। मतलब कि जो निचला न्यायालय होगा वह अपने क्षेत्र अधिकार का उल्लंघन ना करे, इसलिए यह रिट जारी की जाती है ऊपरी न्यायालय के द्वारा। अब देखिए ऊपरी न्यायालय जैसे मान लीजिए सबसे ऊपर हमारे यहाँ का है सुप्रीम कोर्ट, उससे नीचे क्या है
हाई कोर्ट, उससे नीचे क्या है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उससे नीचे क्या है अधीनस्थ न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय। देखिए इसमें क्या कहा जाता है, जैसे मान लीजिए अगर अधीनस्थ न्यायालय अपने क्षेत्र अधिकार का उल्लंघन करता है तो उसके लिए यह रिट जारी कौन करेगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट करता है तो उसके लिए कौन जारी करेगा, हाई कोर्ट। और अगर हाई कोर्ट करता है तो उसके लिए कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, मान लीजिए हाई कोर्ट ने किसी निर्णय का, अपने क्षेत्र अधिकार का उल्लंघन किया किसी निर्णय को देने के लिए, तो हाई कोर्ट जारी करेगा उसके लिए, मतलब उसके अधिकार क्षेत्र का, उसके अधिकार क्षेत्र को उसे याद दिलाने के लिए ही ये रिट जारी की जाती है। ठीक है, अब देखिए उत्प्रेक्षण। उत्प्रेक्षण का मतलब क्या होता है कि जब कोई निचला न्यायालय अपने क्षेत्र अधिकार का उल्लंघन करके कोई निर्णय देता है तो ऊपरी न्यायालय के द्वारा, ऊपरी न्यायालय के द्वारा ऊपरी न्यायालय के द्वारा यह रिट उस निर्णय को निर्णय तो ऊपरी न्यायालय के द्वारा यह रिट उस निर्णय को बदलने कोमा रद्द करने कोमा अपने पास सुनवाई के लिए बुलाने के लिए जारी की जाती है। ठीक है, मतलब क्या कहता है कि जब कोई निचला न्यायालय अपने क्षेत्र अधिकार का उल्लंघन करके कोई निर्णय दे देता है तो ऊपरी न्यायालय के द्वारा यह रिट उस निर्णय को बदलने या रद्द करने या अपने पास सुनवाई के लिए बुलाने के लिए यह रिट जारी की जाती है। ठीक है, मान लीजिए किसी भी निचले न्यायालय ने क्या कर दिया है, कोई निर्णय ऐसा दे दिया है जिससे कि वो उसके अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है, तो क्या करेगा ऊपरी न्यायालय, जैसे कि मान लीजिए हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट ने कोई ऐसा निर्णय दे दिया है जिससे कि क्या हो रहा है कि उसके क्षेत्र अधिकार से बाहर है वह बात, जिसको जो निर्णय उसने दिया है, तो जो निर्णय होगा वो क्या करेगा, सुप्रीम कोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट होगा वह ये रिट पेश करेगा। कौन सी, क्या बोलते हैं, उत्प्रेक्षण पेश करेगा, और जो इसने निर्णय दिया है या तो उसको बदलने के लिए या रद्द करने के लिए या सुनवाई के लिए क्या करेगा, सुप्रीम कोर्ट उस निर्णय को अपने पास बुला लेगा, जो भी वो केस होगा उसको अपने पास बुला लेगा, तो उस निर्णय पर या तो ये सुनवाई करेगा या उसको बदलेगा या उसको रद्द करेगा। उत्प्रेक्षण के द्वारा यह अधिकार दिया गया है ऊपरी न्यायालय को। ठीक है, आगे देखिए अधिकार प्रेक्षा। अधिकार प्रेक्षा, देखिए अधिकार प्रेक्षा क्या कहती है, अधिकार प्रेक्षा कहती है कि जब कोई व्यक्ति अपने अधिकार से बाहर जाकर कोई कार्य कर देता है
तो उसके उस कार्य को करने के अधिकार को पूछने के लिए यह रिट जारी की जाती है। मान लीजिए जब कोई व्यक्ति है, मान लीजिए उसने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर के कोई कार्य कर देता है, वो उसने कोई कार्य कर दिया तो उसके उस कार्य को करने के लिए अधिकार को पूछने के लिए यह रिट जारी की जाती है कि उसने यह कार्य किस अधिकार से किया है। मान लीजिए कोई मान लीजिए आपके एक स्कूल, मान लीजिए कोई भी एक छोटा टीचर होता है, तो मान लीजिए उसने क्या किया, प्रिंसिपल के सिग्नेचर कर दिया, प्रिंसिपल का जो कार्य है उसको कर दिया, जो प्रिंसिपल का अधिकार था उसने उसको लेकर के एक टीचर ने उसको प्रिंसिपल के कार्य के तौर पर कर दिया, तो उससे यह रिट जारी करके ये पूछा जाएगा अधिकार परीक्षा के तहत कि आपने यह कार्य किस अधिकार से किया है, कि जब आपको यह अधिकार है ही नहीं तो आपने इस कार्य को कर कैसे दिया। इसको पूछने के लिए अधिकार परीक्षा जो रिट है वह जारी की जाती है। आगे देखिए, अब देखिए अनुच्छेद 33। अनुच्छेद 33 के बारे में देखिए अनुच्छेद 33 क्या कहता है कि सशस्त्र बलों के अधिकारों का निलंबन। सशस्त्र बलों के अधिकारों का निलंबन दिया गया है अनुच्छेद 33 के तहत। मान लीजिए, अब देखिए इसमें क्या है, जैसे मान लीजिए आप, हमारा युद्ध चल गया किसी दूसरे देश से, और सशस्त्र बल मतलब कि आप जानते हैं जो सेना होती है, हमारी सेना मान लीजिए किसी दूसरे देश से युद्ध लड़ रही है, तो उस परिस्थिति में, आपातकाल की परिस्थिति में क्या कर लिया जाता है कि जो इनके अधिकार हैं, मूल अधिकार, उनका निलंबन कर दिया जाता है। मतलब इनसे इनके मूल अधिकार वापस ले लिए जाते हैं। और आप जानते हैं कि दो ही अधिकार हमारे यहाँ बचते हैं आपातकालीन स्थिति में, अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 जो दिए जाते हैं हर व्यक्ति को। ठीक है, आगे देखिए, बात करते हैं अनुच्छेद 34 के बारे में। देखिए अनुच्छेद 34 में क्या कहा गया है, मार्शल लॉ। क्या है, मार्शल लॉ। अब देखिए मार्शल लॉ के बारे में आपको बता देता हूं मैं। मार्शल, देखिए मार्शल लॉ क्या होता है, धारा 144। ठीक है, अब देखिए मार्शल लॉ लग जाने पर उस क्षेत्र के नागरिकों के मूल अधिकारों को वापस ले लिया जाता है। मान लीजिए मार्शल लॉ लग गया, तो मार्शल लॉ लग जाने पर उस क्षेत्र के नागरिक, जहां पर लगा है, जिस क्षेत्र में लगा है, धारा 144 जिस क्षेत्र में, मार्शल लॉ का मतलब था धारा 144 लगना, तो धारा 144 जिस क्षेत्र के अंदर लगी है तो उस क्षेत्र के नागरिकों के मूल अधिकारों को वापस ले लिया जाता है। मूल अधिकार समाप्त कर दिए जाते हैं वहां के जहां पर धारा 144 लगाई जाती है। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि हमेशा के लिए समाप्त कर देगा, जब धारा 144 हट जाती है तो उनको उनके मूल अधिकार वापस मिल जाते हैं। ठीक है, आगे देखिए, नेक्स्ट बात करते हैं अनुच्छेद 35। तो अनुच्छेद 35 क्या कहता है कि संसद को मूल अधिकारों के संबंध में कानून बनाने का अधिकार है। मूल अधिकारों को
ठीक, मूल अधिकारों के संबंध में संसद को कानून बनाने का अधिकार है, यह कहता है अनुच्छेद 35। अनुच्छेद 35 संसद चाहे तो मूल अधिकारों के संबंध में कोई भी कानून बना सकती है, कोई भी नीति तैयार कर सकती है। यह अधिकार है किसको? संसद को, केवल संसद को अधिकार है। ठीक है।